बीए सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में आपने ज्योग्राफी से फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का अध्ययन किया था, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन किया था। अब हम सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे सब्जेक्ट, ये मेन ज्योग्राफी है, जिसमें से फर्स्ट पेपर आपका होगा फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस फिजिकल ज्योग्राफी में जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, फर्स्ट पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से हमको अध्ययन करना है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मतलब वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन करेंगे। और सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें से मानव फर्स्ट ईयर में जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी था, जिसमें मानव के द्वारा दिए गए सभी क्रियाकलापों का अध्ययन करना था। अब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में ये सारे क्रियाएं आते हैं कि मानव अपना जीवन यापन करने के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। इस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुदाब हो गया, हवाएं हो गए, ये सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। और हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल में महासागरों में सम्मिलित होने वाले सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा ज्योग्राफी पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो हम ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटते हैं, जैसे जियोधन तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। और इसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अगर हम इसको और सरल शब्दों में जानना चाहते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य सतहों का विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि पृथ्वी के समस्त भूभागों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल को हम दो शब्दों में लेते हैं, जियोधनग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। और अगर इसी को हम अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के गोला स्वरूपों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अब अगर अपने शब्दों में ले, अगर अपने सरल शब्दों में सोचे तो पृथ्वी के समस्त भूभागों का अध्ययन करना ही
भूगोल कहलाता है। अब हम ये भी देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है और अपने सब्जेक्ट का ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जो पिता हैं, भूगोल के पिता या जनक, तो भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज इसलिए इनको कहा गया क्योंकि भूगोल शब्द का सबसे पहले वर्णन किए हैं इरेटास्थनीज, इसलिए भूगोल का पिता माने जाते हैं इरेटास्थनीज। अब बात आती है, एक टालमी महोदय हैं। टालमी महोदय भूगोल में विश्व का सबसे पहला मानचित्र बनाए थे। विश्व का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो वो होंगे टालमी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व के पहला मानचित्र, इन्होंने ये पहला मानचित्र बनाया था टालमी महोदय, क्लॉडियस टालमी। क्लॉडियस टालमी। अब हम ये रोमन काल के हैं। फिर इसके बाद प्रसिद्ध रोमन विद्वान स्ट्रैबो महोदय हैं। उन्होंने पहली बार भूगोल परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल हमें पृथ्वी पर रहने वाले और जल पर रहने वालों का बोध कराता है। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ये भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो है, ये बहुत पहले मतलब मानो जब से उसकी स्टार्टिंग हुआ है, तो यानी भूगोल को अपना पृथ्वी माना है, यानी एक ग्लोब के सहारे से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। तो ग्लोब में हम देख सकते हैं जैसा कि कहाँ कहाँ पे जल है, कहाँ पे स्थल है, कहाँ पे यानी पूरी तरह से जल भरा हुआ है, कहाँ पे खाली मैदान है। वैसे वैसे अगर मानो अपना निवास स्थान को देखे तो अपने मन पसंद का वो आवास बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो धन ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हो जाता है वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के समस्त भूभागों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल का पिता आपने जान लिया इरेटोस्थनीज, क्योंकि भूगोल शब्द का सबसे पहले उच्चारण इन्होंने ही किया था। विश्व का पहला मानचित्र बनाने वाला वो कौन सा साइंटिस्ट है? तो टालमी महोदय। अब रोमन काल के जो स्ट्रैबो महोदय हैं, उन्होंने भूगोल में परिभाषित करते हुए सबसे पहले यही बताया कि भूगोल हमें पृथ्वी पर रहने वाले और जल पर रहने वाले का बोध कराता है। अब हम इन्हीं का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करना है इसमें। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पृथ्वी का स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर, जो बनावट है, ये कहीं ना कहीं भौतिक घटनाओं के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं पूरा, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो कहीं भी मतलब कहीं किसी भी जगह का जो भूमि है वो समतल नहीं है। कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ हमें देखने के लिए मिलता है। कहीं बड़े आकार में घाटी देखने के लिए मिलते हैं, कहीं कहीं हमको ये मिलता है कि उबड़ खाबड़ ज़्यादा है, कहीं कहीं ये मिलता है कि जल ही जल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भौतिक घटनाओं के कारण ही पृथ्वी ऊंच नीच उबड़ खाबड़ है।
इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो भौतिक स्वरूप के कारण ही ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये हमें कैसे जानकारी प्राप्त होता है, तो ये हम अपने से ही आकलन कर सकते हैं कि आखिर यहाँ का जमीन ऐसा क्यों है, वहाँ का जमीन वैसा। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि जिस जगह का मतलब जिस स्थान का भाग कुछ ठोस होता है, वहाँ वो नीचे नहीं, वो ऊंचाई पर होते हैं, और जहाँ का थोड़ा सा भूमि नॉर्मल होता है, यानी मुलायम प्रकार के चट्टाने होते हैं, वहाँ ढाल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का बनावट है वो कहीं ना कहीं भौतिक घटनाओं के कारण ऐसा है। अब हम ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो हमें मौसमी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, वो सब वायुमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायु दाब, ये सब हमको वायुमंडल में अध्ययन करने के लिए मिलेगा। और जलमंडल, तो जलमंडल में महासागरीय धाराएं, और ये देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक, अगर हम पृथ्वी में देखें तो सबसे अधिक जलमंडल है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जलवायु, अब इसी के अंतर्गत हमें देखना है जलवायु और मौसम का अध्ययन करना है, वेदर और क्लाइमेट का। तो मैं ये मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी का वर्णन किया, जिसमें से हम ये सोचते हैं कि अध्ययन करने में कहीं ना कहीं सरल हो। अब हम ये पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी में अध्ययन होगा। तो अब बात करते हैं हम भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हमको पढ़ना है वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर, और जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लिथोस्फीयर, मतलब स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का अध्ययन हुआ होगा। अब हम इस एटमॉस्फेयर में अध्ययन करेंगे जलमंडल और वायुमंडल। अब इसमें से वायुमंडल में जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान होगा। जलवायु यानी क्लाइमेट और मौसम मतलब वेदर। फिर इसके बाद है जलमंडल में समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, तो हम मौसम और ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये वायुमंडल में जलवायु यानी क्लाइमेट, मौसम यानी वेदर, ये जलवायु और मौसम का अध्ययन करेंगे। और जलमंडल में
समुद्र विज्ञान का। तो जलवायु में हम देखते हैं कि जैसे इसके अंतर्गत जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, वायुदाब, एयर प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और हवाएं, विंड्स, ये जलवायु यानी क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। अब इसका हम डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर ये जलवायु विज्ञान कैसे शुरू होता है। तो मौसम सबसे पहले देखते हैं जलवायु, इसके ये मौसम में देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन मौसम कहीं ना कहीं विशेष स्थान पर अलग अलग देखने को मिलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आज बहुत अधिक टेम्परेचर है और दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ इससे कुछ नॉर्मल हो, और दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है उससे अधिक डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, कहाँ से? ये भौतिक घटनाओं के रूप से, क्योंकि किसी स्थान के विशेष स्थान पर जो टेम्परेचर, वायुदाब, हवाएं और ये पवने, ओला पाला जैसे आदि देखने को मिलता है, वो सब मौसम के घटनाओं यानी मौसम संबंधी घटनाएं हैं। और इसी मौसम के वजह से जलवायु तभी हम आकलन कर सकते हैं जब मौसम को देखते हुए, मौसम प्रत्येक दिन चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और जलवायु उससे दीर्घकालीन के लिए होता है। तो जब काफ़ी दिन यानी एक सप्ताह ले लेते हैं या उससे अधिक लेते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति जैसे ठंड के महीनों में देखिए, ठंड के महीनों में ठंड पड़ने के साथ साथ कभी ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है या हो रही है। तो वो किन वजहों से ऐसा होता है कि बर्फ जम जाने से, अत्यधिक ओस गिरने से, अत्यधिक ओला पड़ने से ये सब ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। तो वो हम दीर्घकालीन के लिए अगर देखें वो जलवायु होता है। तो मौसम के अनुसार ही जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम हमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को होता है, लेकिन जलवायु को हम दीर्घकालीन के लिए देख सकते हैं। तो ये जलवायु विज्ञान में हम विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर, वायुदाब और पवनों के अंतर्गत हम जलवायु और मौसम में चेंजेस देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अब ये मौसम और जलवायु का पता कैसे हम लगा सकते हैं। तो जलवायु और मौसम का पता हम लगा सकते हैं। ये भारतीय मौसम मानचित्र में जो अपने भारत देश में जो मौसम का पता लगाया जाता है यानी वेदर का पता लगाया जाता है, वो प्रत्येक दिन का जो दैनिक स्थिति होती है, वो प्रत्येक दिन का जो रिपोर्टिंग होती है, मौसम संबंधी रिपोर्ट होता है, वो पुणे में होता है। और ये पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। मौसम संबंधी रिपोर्ट कहाँ जाती है? जैसे हम प्रत्येक छोटे छोटे केंद्र खोला गया है,
जिसमें से हम पूरा रिपोर्टिंग तैयार करके और कहाँ भेजते हैं, पुणे में यानी महाराष्ट्र में। तो ये प्रातः 8:30 AM मतलब प्रातः 8:30 बजे से शाम 5:30, ये प्रत्येक दिन की रिपोर्टिंग है जिसको हम बना करके पुणे यानी भारतीय मौसम मानचित्रों में ये जहाँ रिपोर्टिंग होती है वहाँ भेजते हैं। फिर उन्होंने ये सब कलेक्शन करके और भविष्यवाणी देते हैं कि नहीं इन जगहों में और इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मौसम परिवर्तन होने वाला है। जैसा हम कहीं कहीं देखते हैं कि जहाँ पे सबसे अधिक जल स्रोत यानी जैसे समुद्र हो गया, महासमुद्री क्षेत्र हो गया, वहाँ हम ये देखते हैं भविष्यवाणी ये होती है कि जैसे अत्यधिक बारिश होने वाली है, तो अत्यधिक बारिश होने के साथ साथ जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती है। तो ये मौसम विज्ञान विभाग ने उस एरिया यानी उस क्षेत्र में भविष्यवाणी करते हैं कि सावधान हो जाइए, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। तो वो भविष्यवाणी देते हैं कि यहाँ का मौसम आप न्यूज़पेपरों में देखते होंगे कि प्रत्येक दिन का मौसम रिपोर्टिंग यानी प्रत्येक दिन का रिपोर्टिंग ये होता है कि आज बरसात होने वाली है, आज धूप होने वाली है, आज बहुत अधिक धूप होगी या बहुत अधिक टेम्परेचर होगी। तो देखिए जिन क्षेत्रों में जहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर होती है वहाँ पे वायु दाब कम हो जाती है, और जहाँ पे वायु दाब अधिक होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जबकि ठंड के महीनों में कपड़े देर से सूखते हैं। तो इसका निष्कर्ष यही होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है और वायु दाब कम होता है, इसलिए कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं और ठंड के महीनों में कपड़े देर से सूखते हैं। क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वायु दाब ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं और ठंडी में कपड़े देर से सूखते हैं। कारण यही है। अब देखिए जैसे जैसे अगर हम देखें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यानी जो पोल है जहाँ पे वहाँ पे सबसे अधिक ठंड क्यों पड़ता है, तो ये देखिए ये ग्लोब है। अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको ग्लोब का माध्यम लेना पड़ता है। अगर हम चाहें कि पूरे पृथ्वी का एक साथ अध्ययन कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं अपने ग्लोब में कि ये जो इक्वेटर है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा का मतलब होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। अगर हम इसका डिफिनीशन जाने तो ग्लोब में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस अक्षांश रेखा को हम ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जहाँ से ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमको देखने के लिए ये मिलता है कि ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं मिलता है, यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश
बहुत कम पड़ता है और ये सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक अक्षांश रेखा पर पड़ता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है और यहाँ पे ठंड क्षेत्र है। तो बात ये है, जैसे हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अब कर्क रेखा जो है तो ग्लोब के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। अब जो हमारा भारत देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए भारत में सबसे अधिक गर्म पड़ती है और भारत में ही अनेक प्रकार के टेम्परेचर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद है मकर रेखा। मकर रेखा ये है साउथ पोल की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। अब देखते हैं हम कि ये सबसे ज़्यादा गर्म का महीना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब इससे ऊपर का जो क्षेत्रीय भाग है यहाँ पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और यहाँ प्रत्येक समय, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश होती है, सूर्य का जो प्रकाश जहाँ पर होते हैं वहाँ पे सबसे अधिक गर्म होता है, यानी प्रत्येक प्रकार के टेम्परेचर को महसूस किया जाता है और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा ठंड देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही कल्पना किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो भारतीय मौसम मानचित्र का जो रिपोर्टिंग है, प्रातः 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रिपोर्टिंग होता है और इसके बाद प्रत्येक स्थान का जो मौसम होता है वो देखने के लिए मिलता है। अब देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मौसम मानचित्रों का जो प्रकाशन होता है वो पुणे में होता है। कहाँ होता है? भारतीय मानचित्रों का प्रकाशन कहाँ होता है? पुणे में होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो भारतीय मानचित्र का प्रकाशन है वो कहाँ से होता है, तो पुणे से होता है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद कहता है कि ये जो विश्व मौसम मानचित्र का संघ है, विश्व मानचित्र मौसम का संघ, तो 23 मार्च 1950 को लागू किया गया था और इसका जो मुख्यालय है विश्व भारती मानचित्र का जो प्रकाशन है वो 23 मार्च भारतीय मौसम मानचित्र संघ का स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है पूरे विश्व का वो है जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में विश्व के भारतीय मौसम मानचित्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। अब हम देखते हैं कि अब जैसे ये क्लियर हो गया, भारतीय मौसम मानचित्र संघ का स्थापना 23 मार्च 1950, जिसका मुख्यालय है
जिनेवा में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर दैनिक दैनिक स्थिति मतलब प्रत्येक दिन का टेम्परेचर और वर्ष का टेम्परेचर कैसे कैसे निकाला जाता है। तो हम ये देखते हैं, जैसे प्रत्येक दिन का अगर प्रत्येक दिन का टेम्परेचर को ज्ञात करना है, तो जैसे दिन में कितना गर्म पड़ा और रात में कितना ठंड हुआ, तो रात और दिन का जो गर्म और ठंड है उसी के बीच में जो अंतराल होता है वो दैनिक तापांतर कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो दैनिक तापांतर यानी किस प्रकार से ज्ञात होता है। जैसे प्रत्येक दिन का अगर निकालता है तो हम ये देखते हैं कि जैसे 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, तापमान हुआ, यानी गर्म है तापमान। और इसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हुआ, ठंड हुआ। तो हम ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड और -20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब दिन में 30 डिग्री सेल्सियस गर्म है और दिन में, और उसी की अपेक्षा रात में 20 डिग्री ठंड हो गया। तो जो बीच का अंतराल होता है वही होगा प्रत्येक दिन का जो दैनिक तापांतर है। 10, अब इसे 30 - 20 तो कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, ये प्रत्येक दिन का दैनिक तापांतर हो गया। इसी प्रकार से अगर वार्षिक तापांतर ज्ञात करना है तो पूरे एक वर्ष में कितने महीने गर्म का महीना है और कितने महीना ठंड का महीना है। अगर उस हिसाब से अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो गर्म का महीना माइनस ठंड का महीना, और वही अगर बीच में उसका जो एवरेज निकलता है वही होगा वार्षिक तापांतर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वायुदाब, इसी प्रकार से वायुदाब भी है, टेम्परेचर और वायुदाब। जिस महीने में सबसे अधिक टेम्परेचर होगा उस महीने में वायुदाब कम। इसको हम ठंड और गर्म महीने में अंतर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आर्द्रता भी है। तो आर्द्रता जो होती है वो ह्यूमिडिटी मतलब जहाँ पे बर्फ जमते हैं, तो हम देखते हैं जाहिर सी बात है कि ठंड के महीनों में हमको बहुत ज़्यादा आर्द्रता देखने के मिलता है। उसी प्रकार से हवाएं हैं, हवाएं चाहे तो मौसम को बदल सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने ये देखते हैं कि बारिश होने के लिए मौसम बनाया हुआ है, बहुत काले काले बादल छाए हुए होते हैं, हमको ये लगता है कि कितना बारिश होने वाला है। फिर ये भी अगर ये होता है कि हवाएं बहुत तेज से अगर चल रही हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। कभी कभी बारिश होने की संभावनाएं होती हैं और हवा अगर चल गई जोर से तो वो मौसम वहाँ से मतलब बादल छट जाते हैं और मौसम एकदम से साफ हो जाता है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम बैरोमीटर यानी ये जो क्या बोलते हैं, ये मौसम संबंधी अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा जैसे कि हवाएं चाहे तो मौसम में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि अब अभी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बादल छाए हुए होते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हवाओं का चलना शुरू हो जाते हैं तो वो बादल अपने आप हट जाते हैं। और ऐसा कभी होता है कि बिना कभी हम महसूस नहीं करते कि मतलब बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये हवाएं हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जलवायु। जलवायु के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट,
एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व में पहला है तापमान, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है आर्द्रता। तो जैसा कि हमने अभी, और चौथा है वर्षा। वर्षा यानी रेन फॉल। ये टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर ये देखने के लिए मिलता है, जैसा कि इसके पहले ही हमने डिस्कस किया, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। तो पहले ही हमने एग्जाम्पल करके बताया कि जो प्रत्येक दिन का जो गर्म टेम्परेचर होता है और उससे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसी के बीच का जो अंतर होता है वो दैनिक तापांतर निकल के आ जाता है। और वार्षिक तापांतर मतलब पूरे वर्ष में जो गर्म का महीना होता है और जो ठंड का महीना होता है, उसी में अगर माइनस कर दिया जाए तो आपका वो वार्षिक तापांतर निकल आएगा। पहले ही हमने डिस्कस किया। वायु दाब ऐसे ही एयर प्रेशर, मतलब जैसे कि महीना में सबसे गर्म का महीना और सबसे ठंड के महीने, तो टेम्परेचर जिस महीने में सबसे अधिक होते हैं उस समय वायु दाब कम होते हैं, और वायु दाब अगर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं। जैसे ठंड और गर्मी में हम इसका आकलन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो वर्ष में सबसे गर्म का महीना कौन सा होता है, तो जुलाई का महीना सबसे गर्म का महीना होता है। और इसके बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये सबसे अधिक ठंड के महीना में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब मकर रेखा, जैसे कि हमने ग्लोब में अभी देख रहे थे कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो जैसे नॉर्थ पोल की ओर अगर कर्क रेखा की ऊपर अगर जितने सारे क्षेत्र हैं वो सब ठंड के उसमें आते हैं। और ये वर्षा, रेनफॉल देखते हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी बारिश होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, फिर भी कभी कभी अचानक ये बारिश भी होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट के जो तत्व हैं ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दर्शाती हैं। इसके बाद अब देखिए क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट, ये अब ये कौन कौन से, इतना ये जलवायु के तत्व हो गए, ये अनिवार्य है, इसको हमने अभी देखा। अब फैक्टर जो इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट है वो अब कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले अक्षांश, लेटीट्यूड, फिर लेटीट्यूड। अक्षांश को हम देखते हैं कि ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं वहाँ पर सबसे अधिक गर्म का महीना होता है, और जो उच्च प्रकार जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उच्च ध्रुवीय क्षेत्र और निम्न ध्रुवीय क्षेत्र,